साथियों, अब मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुके दे करके स्वागत करें। सभी लोग बैठे रहेंगे, सबका नाम है। उसके बाद आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद जो सबके दिलों में राज करते हैं, धर्मेंद्र यादव जी, बुके भेंट करें और साल दे करके स्वागत करें। दे दीजिए, उनको दे दीजिए। एक मिनट का इसके बाद डॉक्टर संग्राम यादव साल दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत करें। पूर्व मंत्री दारोगा प्रसाद सरोज जी, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद जी का अनुरोध है। दारोगा प्रसाद सरोज जी। पूर्व मंत्री माननीय बलराम यादव जी से अनुरोध है कि बुके देकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। नेता विरोधी दल विधानसभा माननीय माधव प्रसाद पांडे जी को जिला अध्यक्ष जी, हवलदार यादव जी, माधव पांडे जी को बुके देकर स्वागत करें। जिला पंचायत के चेयरमैन आदरणीय विजय यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। एक मिनट रुकिए, आइए ना करें। नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। विधायक गण नफीस अहमद जी, यचन पटेल जी, कमला यादव जी, विधायक अखिलेश यादव जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, बिचई सरोज जी, राकेश यादव गुड्डू जी, बुके देकर के स्वागत करें। श्याम बहादुर यादव जी, बुके देकर के, श्याम बहादुर यादव जी, बुके देकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आदरणीय ललई यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय लालजी वर्मा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। रामचंद्र राजभर जी, मिठाई लाल भारती जी, और कोई नेता का स्वागत करना चाहते हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। शाह आलम गुड्डू जमाली जी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके देकर के स्वागत करें। जितेंद्र यादव जी, जिनके निर्देशन में ये पार्टी कार्यालय का निर्माण हुआ है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें। श्री पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या चौधरी जी, हाँ बस। मिठाई लाल भारती जी, जाइए स्वागत करिए। जो नहीं है तो ले लीजिए कहीं से, जो अब हम थोड़ी देंगे, बुके दे दीजिए। आजमगढ़ के जितने भी सम्मानित विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, पूर्व सांसदगण नंद किशोर यादव जी और जितने भी लोग हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर लें। आगे का कार्यक्रम हमको फिर शुरू करना है। आप साल से कर देना, साल से कर देना। अंबिका चौधरी जी, आप भी स्वागत कर लें। जो पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी, बबीता चौहान जी, विनीत राय जी ने चांदी का मुकुट पहनाने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान किया। एक ये नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि देखिए, यहाँ जो ये कनेक्शन गया है लाउड स्पीकर का, उसको डिस्टर्ब न करो। ये आपका प्रोग्राम है, आपके नेता आपके बीच में आए हुए हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि हम अनुशासन बना करके खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम को करें। कहीं कोई जो ये तार गया है लाउड स्पीकर का, डिस्टर्ब न करे।
ये जो पोल पर लोग खड़े हुए हैं ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको देख लिया, अब आप लोग उतर जाइए जो लोग पोल के हैं। अब स्वागत का कार्यक्रम खत्म हुआ, सब लोग अपने मंच पर अपने अपने कुर्सियों पर बैठ जाएं। अब मैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी से अनुरोध करता हूं कि नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी का शाल देकर के स्वागत करें। कमलाकांत मौर्य जी आप स्वागत करिए। रामदुलाल राजभर जी पूर्व मंत्री जी आप स्वागत करिए। देखिए ये शिकायत आ रही है, आप लोगों ने माइक का तार काट दिया है, वो लाइट बंद हो गई है, इलेक्ट्रिक का तार काट दिया, माइक का काट दिया है, बहुत गलत बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो कृपया आप उसको तार को मेंटेन करिए। अब मैं सदर के विधायक आदरणीय अब पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी से कहता हूं, आइए 2 मिनट में स्वागत करिए आप जो है। सदर के सम्मानित विधायक किनको आदरणीय हवलदार यादव जी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वागत करें। और अब मैं सदर के विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी से अनुरोध करता हूं कि हमें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 मिनट में आप स्वागत करें। आज ऐतिहासिक धरती पर, आजमगढ़ के धरती पर आज इस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय और आवास के उद्घाटन के अवसर पर यहां पर उपस्थित हमारे देश के गरीब, पिछड़ों, दलित, हमारे पीडीए साथियों को आवाज उठाने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पीडीए के अध्यक्ष जो आपकी लड़ाई लड़ने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आपके बीच में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम लोगों के नेता, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं अपने कर्म भूमि और जन्म भूमि के धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय माता प्रसाद पांडे यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हम लोगों के नेता, हमारे जिले का पूर्वांचल के गौरव आदरणीय बलराम यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ पर उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, विधायक, पूर्व एमपी, सबका मैं यहाँ पर अपने कर्म भूमि के, जन्म भूमि के धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संचालन कर रहे भाई रमाशरे विश्वकर्मा जी, हमारे जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी, हमारे यहाँ के सांसद, बहादुर सांसद जिसके नेतृत्व में आजमगढ़ की पूर्वांचल की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव साहब
संसद आजमगढ़ और यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में जितना लोग यहाँ हैं उससे कई गुना सड़कों पर घूम रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, सबका इस धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आजमगढ़ की धरती एक क्रांतिकारी धरती है, ये समाजवादियों की धरती रही है। बराबर अगर माननीय नेताजी रहे तो आजमगढ़ का अपना एक घर मानते थे, अपना जिला मानते थे। कहते थे कि अगर हमारा दिल अगर इटावा में है तो मेरी धड़कन आजमगढ़ में है। ये आज उसी तरह से माननीय हमारे अखिलेश यादव जी जिस तरह से माननीय नेताजी के पद चिन्हों पर चल करके उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की लड़ाई लड़ने वाले अगर कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। 2027 में साथियों कमर बांध के रहना। मैं आजमगढ़ के धरती पर आजमगढ़ के जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप कमर बांध के रहना, क्योंकि समाजवादियों का गढ़ है। जो भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना विकास आजमगढ़ का हुआ है कभी इतिहास में किसी का विकास, किसी जिले का विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं पीडीओ के साथी, अगर अम्बेडकर साहब को, संविधान को हमको रक्षा करना है तो हम लोग कमर बांध करके 2027 में अपनी ताकत दिखा करके पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का काम करें। और 2027 में मैं कह देना चाहता हूं, जिस तरह से आवाज आ रही है जनता की, गरीब जनता की आवाज आ रही है कि अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए जय भीम, जय समाजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी अमर रहें, नेताजी अमर रहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, हमारे लोहिया जी अमर रहें, लोहिया जी अमर रहें। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय समाज। साथियों, स्वागत की इस कड़ी में बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हो। धैर्य के साथ थोड़ा आप सुने। स्वागत की इस कड़ी में आजमगढ़ के सबसे अच्छे, शानदार और ईमानदार विधायक, कई बार के विधायक आदरणीय आलम बदी साहब से अनुरोध करते हैं कि हमें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें चंद शब्दों में। भाइयों, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आपसे निवेदन है कि नारा लगा दें, स्वर्गीय नेताजी अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय नेताजी अमर रहे, अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आपके महबूब रहनुमा अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाइयों, माननीय स्वर्गीय नेताजी के बहादुर परवानों, नेताजी कहा करते थे कि मेरा एक घर इटावा है और दूसरा आजमगढ़। नेताजी का एक ख्वाब था जो उनके लायक वर्गन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके महबूब रहनुमा ने पूरा कर दिया और यहाँ ये कार्यालय बना के बता दिया कि समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेताजी का दूसरा घर भी आबाद हो गया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इस जनता की तरफ से, ये जनता के दिल की आवाज थी, आपने पूरा किया। हमारा बोलने दो। हाँ, तो जनता भाइयों, आप ये तो जानते हो कि यहाँ से 10 MLA हैं समाजवादी के और 2 MP, और ये आपकी तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि ये 10 MLA और 2 MP की परंपरा आजमगढ़ के लोग चलाते रहेंगे और समाजवादी पार्टी का गौरव बढ़ाते रहेंगे।
दोस्तों एक जगन्नाथ दुबे जी इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, अखबारों में बयान लिखते हैं। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में लोकसभा के ये लिखा था कि हिंदी दुनिया को अखिलेश यादव की जरूरत है। हिंदी दुनिया को अखिलेश यादव की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश तंग आ गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से वो रास्ता तलाश कर रहा है। रास्ता है अखिलेश यादव जी 2027 में इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आपकी सेवा करेंगे। वो ये पत्रकार लिखते हैं कि जब 12 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे तो इनको कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अब तो अनुभवशील है। और 12 में जब हुए थे तो इन्होंने ऐतिहासिक काम किए। आजमगढ़ में सबसे बड़ा समूह किसान है और किसानों का ट्यूबवेल और नहर का पानी फ्री कर दिया था। अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मेट्रो का चलन उत्तर प्रदेश में किया था। अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाईवे का चलन किया। लखनऊ से लेकर आगरा जो पूर्वांचल का पूरा डिजाइन आपका दिया हुआ था, आज जिससे फायदा आप ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने महबूब रहनुमा के इस्तकबाल के लिए अपने से आए। बहुत बहुत बधाई। लीजिए चश्मा लीजिए। साथियों, हम वक्ता साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, नेताओं से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है, इसलिए आप लोग चंद समय में ही अपनी बात कहें। अब विधान परिषद के सदस्य शाह आलम गुड्डू जमाली जी से अनुरोध है कि 2 मिनट में कुल स्वागत करिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आज इस ऐतिहासिक पल में हमारे बीच मौजूद हमारे आदरणीय आप सबके दिलों की धड़कन, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, बगल में बैठे हमारे सांसद धर्मेंद्र भाई, नेता प्रतिपक्ष और सभी सम्मानित साथी, 1 मिनट यार, सभी सम्मानित साथी जो इस मंच पे हमारे विधायक और पूर्व विधायक बैठे हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सारे वक्ताओं ने कह दिया है। एक बात मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और बहुत जज्बात से कह रहा हूं। यकीनन इसलिए नहीं कि मैं समाजवादी में आ गया हूं तो मैं चमचागिरी शुरू कर दूं। यकीनन एक आप अच्छे नेता हैं और इसकी अच्छी शुरुआत ये जो बड़ी अच्छी मंशा से बना है, इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। आदरणीय स्वर्गीय नेताजी तक का था, आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का था है। ये सिर्फ कार्यालय नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, गोष्ठी केंद्र बनेगा, जिससे हम पूरे देश में समाजवादी विचारधारा को फैलाएंगे और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, एक दिन हम देश में सरकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं हम सभी के संरक्षक और जिनको पूर्वांचल का विकास पुरुष कहा जाता है, जनपद आजमगढ़ के विकास में जिनका बहुत योगदान है, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधान परिषद सदस्य माननीय बलराम यादव जी से अनुरोध करते हैं कि आवें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारे जिले के अध्यक्ष जी श्री हवलदार जी, आज इस कार्यक्रम में पूर्वांचल की पहली यात्रा, जहां से एक ऐतिहासिक परिवर्तन होना है, यहां पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, नेता विरोधी दल अपनी बहुत व्यस्तताओं को छोड़कर
हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हमारे अम्बेडकर नगर के तमाम पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, मंच पर बैठे हुए हमारे जिले के सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों, मित्रों, नौजवान साथियों, आज का ये आयोजन इस ऐतिहासिक स्थल पर जो देश में एक परिवर्तन की लहर पैदा करेगा, देश को विकल्प देगा, एक शानदार सरकार की स्थापना होगी और जिसका नेतृत्व हम सबके लाडले नेताजी के सपनों के प्रतीक आदरणीय अखिलेश यादव करेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, हमें पूरा भरोसा है कि आपसी एकता को बढ़ा करके इस अभियान को आगे बढ़ाओ। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे। साथियों, आज हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर हमारे तमाम साथी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे बीच में लल्लन चौहान जी, जो बहुत समाज सेवी है और बड़े काम करते हैं, हमारे बीच में उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आवें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेकर के पार्टी ज्वाइन करें। दूसरे साथी इंजीनियर सुनील यादव जी, जो समाज सेवी है, वह आप पार्टी में दिल्ली में राजनीति करते थे। उन्होंने आप पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। दोनों साथी आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन लोगों को आज प्रारंभिक सदस्यता की रसीद इनको अभी दी जाएगी। आप लोग जल्द आ जाइए। इंजीनियर साहब आइए। ये इंजीनियर सुनील यादव जी समाज सेवी हैं और आप पार्टी में बराबर दिल्ली में काम करते हैं। आपके गोपालपुर, यूसुफपुर के रहने वाले हैं। बहुत ही सामाजिक सेवा में इनका रुचि रहती है। हमारे दूसरे साथी जो बराबर समाज सेवा का काम करते हैं, भाई लल्लन चौहान जी, इनकी बहुत दिनों से इच्छा थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में आकर के एक काम करें। ये आजमगढ़, मऊ के गांव-गांव को घूम चुके हैं, चौहान समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज जिस तरह से चौहान समाज, पिछड़ा समाज और अनुसूचित जात के लोग आपके साथ आने का काम कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2027 में ये आपकी अभी देखिए, ये चांदी का मुकुट दे करके लल्लन चौहान जी अपने नेता का स्वागत, अभिनंदन करते हैं और लल्लन जी अभी इनको प्राथमिक सदस्यता हम लोग दिला देंगे और इनके जुड़ने से, इंजीनियर सुनील यादव के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है और आने वाले 2027 में हम 10 विधानसभा की सीटें 10 जीते हैं और अब की बार वोट बढ़ाना है। जीतने से पहले अजय, एक निवेदन है कि लल्लन चौहान के साथ के चौहान समाज के कुछ लोग ऐसे आए हैं जो बड़ी माला अपने नेता लल्लन चौहान जी को पहनाना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। उन साथियों से निवेदन है कि वह लोग इधर से सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग भी वहां पर इनके आने दें। आप बैठ जाइए, अभी आ जाएंगे तो उनका बात होगा। मित्रों, ये आजमगढ़ की सरजमी साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और सोशलिस्टों, कम्युनिस्टों की बड़ी धरती है। यहाँ हमेशा संघर्ष की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक याद आपको मैं दिलाना चाहूंगा। 3 जून 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो रहा था, शुरू हुआ था, उस समय बहादुर सिंह यादव एक सूबेदार थे।
अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, उनके परिवार के राम टहल सिंह, उनके होने वाले दामाद माधव सिंह, जो पूरा परिवार उनका सेना में था। उस समय 10 मई 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बिगुल फूटा गया था, उसके चलते 3 जून 1857 को भोंदू सिंह यादव, जो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में जो 6 बटालियन आजमगढ़ में थी, 2 बटालियन गोरखपुर में थी, जिसका नेतृत्व भोंदू सिंह यादव कर रहे थे, वो पूरी की पूरी सेना आकर के यहाँ बगावत करके अंग्रेज डीएम और एसपी को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। 3 जून 1857 से 25 जून 1857 तक ये आजमगढ़ पहला जिला था जो पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। ये आजमगढ़ की वह ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर विश्राम राय सोशलिस्ट विचारधारा के यहाँ तमाम ऐसे लोग, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पूरी दुनिया में सोशलिस्ट विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को लेकर के घूम घूम करके आंदोलन करने का काम किया था। यहाँ पर कैफी आजमी साहब, अल्लामा शिबली नुमानी साहब, जिनकी आज एक सबसे बड़ी विरासत सिविल कॉलेज है, जहाँ से तमाम लोग IAS IPS बनते हैं। ये वो धरती है। यहाँ पर कुछ लोग आकर के कहते हैं ये आतंकवादियों का गढ़ था, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। उनको शायद ये नहीं मालूम था कि यह भोंदू सिंह यादव की धरती है, यह अल्लामा शिबली नुमानी साहब की धरती है, यह सोशलिस्ट विचारधारा के पंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की धरती है। उनको ये पता नहीं है ये इतना बड़ा इतिहास गोरखपुर में नहीं मिलता। इतना बड़ा इतिहास अगर कहीं मिलता है तो आजमगढ़ में मिलता है। ये नेताजी की कर्मभूमि है। ये नेताजी यहाँ से चुन करके सांसद गए थे और हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस देश की एक बड़ी ताकत बन करके पार्लियामेंट में जाकर के किसानों, गरीबों, मजलूमों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, जो गरीबों पिछड़ों को आरक्षण देने का रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके ऐसे शख्स जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इनके नेतृत्व में संसद में घेराव करके इन्होंने आंदोलन करके सामाजिक न्याय के रास्ते को, जातीय जनगणना के मामले को, आज उसमें जो इस तरह का निर्णय हुआ, उस निर्णय को करा करके पिछड़े दलितों, मुसलमानों को उनका हक दिलाने का, फैसला कराने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया। इस नाते हम कहना चाहते हैं, हम आपका आजमगढ़ की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। ये जगह बहुत छोटी पड़ गई, तमाम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सड़कों पर जब आप चले थे तो बॉर्डर पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था। फूलपुर की धरती से तमाम लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे। ये जिला आपका है, ये जिला आपका है। उन सांप्रदायिक ताकतों को हम यहाँ एक भी सीट बुहानी नहीं करने देंगे। उनकी सीट यहाँ एक भी नहीं निकलेगी। यहाँ हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है और आगे भी समाजवादियों का गढ़ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अकबरपुर के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय रामअचल राजभर जी से अनुरोध करता हूं कि आवें और 2 ही मिनट में अगर अपनी बात कहें, कृपा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांसी राम साहब, संघर्षों के प्रतीक श्रद्धेय नेताजी सहित सभी संतों, गुरु, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज आजमगढ़ में कार्यालय के उद्घाटन और सामने
एक बड़ा हॉल बनेगा जिसके शिलान्यास के कार्यक्रम में जो मंचासीन है हमारे महबूब नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सीएम और कन्नौज के सांसद, पीडीए के जनक माननीय श्री अखिलेश यादव जी, और मंचासीन हैं जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री हवलदार यादव जी, बहुत सम्मानित सांसद धर्मेंद्र यादव जी, बहुत सम्मानित सांसद, और हमारे बीच में उपस्थित तमाम हमारे विधायकगण, सांसदगण, पूर्व मंत्रीगण और समाजवादी पार्टी से लेके फ्रंटल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों और भाई बहनों, मैं आपसे केवल आपकी तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद देते हुए दीर्घ आयु की कामना करते हुए 2027 के लिए आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस उमड़े जन सैलाब से अपने महबूब नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम बनाने के लिए एक एक वोट, और जिनका वोट कट गया, जो बालिक हमारे भाई बहन और जिनका वोट कट गया है उनका वोट बढ़ाकर और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज ये तीसरे नंबर की पार्टी है तो समाजवादी पार्टी, इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस उमड़े जन सैलाब से कि आने वाला दिन आपका होगा, आपको 2027-2029 के लिए कमर कस लेना हो आज से ही। इसलिए ये जालिम बहुत चालाक है, ये हमें हिंदू मुसलमान में फंसाकर, धार्मिक उन्माद पैदा करके, मंदिर मस्जिद में फंसाकर ये वोट के सौदागर हैं और हमारे वोट को लेकर सत्ता पे आसीन होने के बाद हमारे अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, संविधान को छीनने का काम कर रहे हैं, हमारे संतों गुरु महापुरुषों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। चाहे इटावा की घटना हमारे वो कितने बड़े विद्वान हो जाएं, मेरे दोस्तों उनको मान्यता नहीं मिलती है। चाहे वो गौतम बुद्ध जी रहे हों, संतों कृष्ण गुरु रविदास जी रहे हों, जिन्होंने कहा था मन है चंगा तो कठौती में गंगा, कबीर साहब रहे हों, मेरे दोस्तों एकलव्य जी रहे हों, छत्रपति शाहू महाराज रहे हों और राजर्षि ज्योतिबा राव फूले रहे, सावित्री बाई फूले रहे। और इतने नहीं मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं हमारे समाज में कितने बड़े नेता हो जाएं, उनको कितने अपमानित किया जाता है। अपमानित करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, समय कम दोस्तों, नहीं 10 मिनट में मैं बीजेपी के उस सारे ढोंग को आपके सामने रख देता। मैं लंबी बात न करते हुए मेरे दोस्तों, मैं इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घ आयु की कामना करते हुए रजा ले रहा हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलने के पहले मऊ के सांसद आदरणीय राजीव राय जी हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आवें और केवल 2 मिनट में अपनी बात कहें। राजीव राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें आजमगढ़ के और पूर्वांचल की धरती पर। धन्यवाद संचालक महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। मैं इस पूर्वांचल की धरती पर देश की उम्मीद, नौजवानों की उम्मीद, किसानों की उम्मीद, और मैं जब कहता हूं कि देश की उम्मीद तो ये कहने से नहीं चूकूंगा कि कुछ समय पहले हम सर्वदलीय समिति के साथ विदेशों के दौरे पे थे, तो कोई ऐसा देश नहीं मिला जहां के हमारे भारतीय और वहां के अधिकारी आदरणीय अखिलेश यादव जी में अपनी उम्मीद न जताई हो, अपना भरोसा और विश्वास न जताया हो। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आने वाले 27 के चुनाव में होने वाले मुख्यमंत्री, 29 में उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, और जब सही वक्त आएगा तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको इस बात के लिए भी पूर्वांचल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि शानदार छोटे भाई, मैं सबसे पहले आप लोगों की तरफ से गया था इनको कहने, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को, ये पूर्वांचल से आपका दिल का रिश्ता है, आप पूर्वांचल में आजमगढ़ लड़ने आइए। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भेजा। मैं बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि आजमगढ़ की धरती पर जो आपने कार्यालय आवास बनाया है, ये हम समाजवादियों के लिए काशी और काबा का काम करेगा, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। और जब भी हम आएंगे सदैव नेताजी को याद करते हुए जोश से जाएंगे कि आने वाले वक्त में आपकी सरकार बने। मैं
ये लुढ़कती, सिसकती, टूटती, बिखरती, जैसे चिराग बुझते हुए आखिरी समय में फड़फड़ाता है, उसे फड़फड़ाती हुई सरकार और उनके मासूम पत्रकारों के सामने एक बात और कहना चाहता हूं। इस पीडीए के ताकत के आगे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये उलझ गए हैं और हर जोन जैसे जैसे आएगा या तो झूठ बोलेंगे, जुमले बोलेंगे या अत्याचार करेंगे। मेरे समाजवादी साथियों, आप भरोसा बनाए रखना, आप बल बनाए रखना, आने वाली सरकार आपकी है। और जो अभी पीडीए से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 2 लाइन कहकर मैं संदेश देना चाहता हूं। जिनको आज भी भरोसा है कि दिल्ली के इंजन और लखनऊ के इंजन कोई काम करेगी, इन पे न यकीन करो इतनी सादगी के साथ, इन पे न यकीन करो इतनी सादगी के साथ। वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे, ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। इस दौर में अगर इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं पीडीए के मजबूत साथी और जो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आंदोलन को आगे ले चल रहे हैं, अंबेडकर नगर के सांसद आदरणीय लालजी वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि हमें और 2 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आवास और कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में इस जिले के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री बलराम यादव जी, नेता विरोधी दल आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय श्री लाल बिहारी यादव जी सहित सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, नेतागण एवं सभी सम्मानित इस पूर्वांचल की धरती पर इकट्ठा नौजवान, बुजुर्ग दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का कि आप लोग 10 बजे से ही यहाँ पर इकट्ठा कर होकर अपने महबूब लीडर होने वाले इस देश के, इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के स्वागत में यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं आप सभी लोगों का और माननीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है, जिस तरह से सनातन के नाम पर लोगों को कमजोर करने का, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के लोगों को कमजोर और उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से बाबा साहब का जो संविधान है जिसमें समतामूलक समाज की परिकल्पना किया गया था, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी रौंदने का प्रयास कर रही है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदाई करने का अवसर आया है। 2027 में जिस तरह से 2024 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए के महानायक हैं, आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके नंबर 1 की पार्टी बनने का काम किया है। उसी तरह से आने वाले 2027 में 2/3 बहुमत के साथ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का काम करें। इस देश के संवैधानिक जो अधिकार है, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण, उसकी रक्षा करने का काम करें। यही अपील करते हुए आप सभी लोगों से अपील है कि गांव-गांव जाकर बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके, पीडीए को इकट्ठा करके, भाईचारा बनाकर एकजुट होकर आने वाले चुनाव में कामयाबी हासिल करेंगे। यही अपील करते हुए मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस पूर्वांचल की धरती पर
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। ये मेन गेट पर जो भी सिपाही हैं, जो भी सुरक्षा में लोग लगे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, ये ललन चौहान को माला पहनाने वाले 11 लोग वहां पर खड़े हैं, उनको आने दें। यहाँ पर ललन चौहान को माला पहना करके चौहान समाज की तरफ से वो सम्मानित करना चाहते हैं। वो गेट पर जो लोग भी सुरक्षा में लगे हैं वो उन लोगों को आने दें। साथियों, अब हम आपके लोकप्रिय सांसद, जिनका आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल में जन जन में जिनकी आवाज है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्यारे भाई हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने आजमगढ़ से ऐतिहासिक वोटों से केवल जीतने का ही काम नहीं किया, बल्कि यहां से लेकर के लोकसभा तक पीडीए को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चुनौती भी देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी से अनुरोध करते हैं कि आवें और अपनी बात कहें। आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी। श्रद्धेय नेताजी की दिलों की धड़कन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दूसरे घर आजमगढ़ के इस ऐतिहासिक पार्टी ऑफिस और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गृह प्रवेश के इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम के सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी, हम सबके बीच उपस्थित न केवल हम समाजवादियों की, न केवल हम उत्तर प्रदेश वासियों की, बल्कि पूरे देश में अगर पीडीए की उम्मीद और विश्वास और भरोसा किसी पे है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंचासीन इस जनपद के मैं समझता हूं न केवल वरिष्ठ नेता बल्कि सदैव नेताजी के साथ लगातार समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने वाले आदरणीय बाबूजी श्री बलराम यादव जी, मंचासीन विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, विधान परिषद में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी जी, आदरणीय आलम बदीर साहब, सभी हमारे आए हुए सम्मानित साथी सांसदगण, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेतागण और यहां से लेकर सैदा के पुल तक फैले हुए सभी हमारे आजमगढ़ के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सदैव नेताजी की कर्मभूमि पर नेताजी के वारिस, नेताजी के सपनों को पूरा करने वाले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का न केवल मैं अपनी ओर से बल्कि सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों नौजवान जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। आप जब से पार्टी की कमान संभाले हैं, सदैव नेताजी के एक एक सपने को पूरा करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। साथियों, जहां 2024 के चुनाव में पीडीए का रास्ता पकड़ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी संख्या की दृष्टि से हम जरूर तीसरे नंबर पे हैं लोकसभा में, लेकिन हम फख्र से कहते हैं विचारधारा की दृष्टि से हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। साथियों, ऐसी सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी को जहां नेताजी ने सपना देखा था कि इस पार्टी को कभी हम बूढ़ा नहीं होने देंगे, हमेशा इस पार्टी को जवान रखने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी एक बार फिर से जवान होकर खड़ी हो गई है। साथियों, 2 ही 3 सपने अधूरे हैं। जहां 2027 में हमें उत्तर प्रदेश की
सरकार कायम करनी है, सरकार बनानी है। वहीं मेरे साथियों, एक सपना और नेताजी का जो अभी हम नौजवानों को पूरा करना है। हमारी समाजवादी पार्टी तकनीकी तौर पर भी देश में राष्ट्रीय पार्टी बन के खड़ी हो, यह संकल्प आज आजमगढ़ के लोगों और पूर्वांचल के साथियों आज आपको लेना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है, मैं उनके साथ अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं, जहां 27 में सरकार बनानी है, वहीं 29 में बिना आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिल्ली की सरकार नहीं बनने देनी है। ये संकल्प लेके आज हम सब लोग यहां से जाएं। और मैं समझता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये कार्यालय केवल कार्यालय नहीं है, बल्कि आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं का केंद्र है। ऐसे केंद्र पर आपका स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे बीच में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लाल बिहारी यादव जी हैं, आजमगढ़ जनपद के हैं। आपका स्वागत है और आपने अपना समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया। 1 मिनट स्वागत करेंगे। आदरणीय लाल बिहारी यादव जी, ये आपका जनपद है, आप 1 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय और पीडीए के महानायक और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और मंच पर बैठे हुए मंचासीन सभी हमारे नेतागण, आजमगढ़ मेरी जन्मभूमि है। मैं तो बनारस से जो है चुनाव जीता हूं। मैं अपनी जन्मभूमि पर आए हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे केवल इतना ही अपील करना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ के साथियों और उत्तर प्रदेश के साथियों, राजनीति में जो मास्टर की होती है, वह मास्टर की अपने हाथ में जो है 27 में लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का आप काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। साथियों, हमारे बीच में नेता विधान सभा, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माधवलाल पांडे जी, जो डॉक्टर लोहिया के समय से राजनीति करते हुए माननीय नेताजी के साथ लगातार समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए 3-3, 4-4 बार सरकार बनाई और एक ऐसे मंत्री रहे जो सबसे ईमानदार रहे। आज तक इनके ऊपर कोई बेईमानी का चार्ज नहीं लगा। ऐसे ईमानदार और नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और वर्तमान में नेता विरोधी दल आदरणीय माता पांडे जी से अनुरोध करते हैं कि हमें और संबोधित करने का काम करें। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत बोलना नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग माननीय अखिलेश जी को सुनने आए। साथियों, जब यह विचारधारा, जिस विचारधारा का सिंबल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके चल रहे हैं, समाजवादी विचारधारा, ये विचारधारा है गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और अगड़े दबे हुए लोगों के उत्थान की। इसी विचारधारा से हमारे समाज का उत्थान होगा और इसी विचारधारा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आज देश में ऐसी शक्तियां पैदा हो रही हैं जो जननायकवादी विचारधारा के माध्यम से हमारे समाजवादी विचारधारा को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें हमें और आपको मजबूती से साथ पकड़ के चलना होगा। समाजवादी विचारधारा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का गठन किया। पीडीए एक ऐसी ताकत है जो समाज में परिवर्तन लाकर देश में इस अधिनायकवादी शक्तियों को सत्ता से बाहर करेगी। मैं उन प्रबुद्ध वर्ग लोगों से कहना चाहता हूं जो पीडीए को आलोचना करते हैं, आप पीडीए की ताकत से आपकी ताकत थी, आज आपकी ताकत कमजोर हो रही है।
इसलिए पीडीए से आप भी मिलो और पीडीए आपको ताकत दे। आज दोनों मिलकर के हम इस अधिनायकवादी ताकतों को समाजवादी विचारधारा से खत्म करें। इसी अपील के साथ मैं माननीय अखिलेश जी को, जो हमारे इस पूर्वांचल की धरती पर आए हैं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बोले मित्रों, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन उसके पहले ये है, देखिए हमारे बीच में हमारे नेता ऐसे नेता हैं जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। नेताजी कहते थे कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज हमारे मंच पर पूरा पीडीए समाज बैठा है। ये लालजी वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, देश की पार्लियामेंट में सांसद चुन के गए हैं, उसकी देन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये हमारे बीच में सांसद जी हैं निषाद जी, राम भुआल निषाद जी, जो आपके सुल्तानपुर से चुन करके गए हैं, वो भी पीडीए की देन है। जिस नारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलंद किया था, उन नारों से राम भुआल निषाद और लालजी वर्मा जैसे लोग निकलते हैं, ये रामचल राजभर जैसे लोग निकलते हैं, ये तमाम पीडीए समाज के लोग बैठे हैं। ये नाम मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आने वाले दिनों में 2027 में पीडीए के लोग इतने एमएलए होंगे कि जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन बनाया है कि पीडीए के लोगों को लेकर के हम देश पे कब्जा करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने नेता, जिनके बारे में आज पूरा देश एक तीसरी ताकत के रूप में मान रहा है, इन्होंने उसको बनाया भी। मैं ऐसे नेता, जो आजमगढ़ की धरती से इनका लगाव है, जो स्नेह है, इतना किसी नेता का नहीं है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। मैं अपने नेता, महबूब लीडर आदरणीय अखिलेश यादव, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके प्रेरणास्रोत हैं, हम सबके संरक्षक हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आए और इन साथियों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें, अंबेडकर साहब अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, जय भीम, जय भारत, नेताजी अमर रहें। एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य पीढ़ियों के सम्मान नेता का तालियां बजाकर स्वागत करिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ पार्टी के बहुत सम्मानित और संस्थापकों में उपस्थित हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माधव साहब पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के और आपके सबके सबसे पुराने नेता, जिनके बुलाने पर मैं पहली बार आजमगढ़ आया था, नेताजी के साथी, नेताजी के सुख दर्द में साथ रहने वाले पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय बलराम यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के सबसे ज्यादा जीतने वाले और आजमगढ़ के एक सीट से ही रिकॉर्ड बार जीतने वाले, जिनकी विधानसभा लगभग यहां तक लगती है, विधायक दुर्गा यादव जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सांसद दुर्गा प्रसाद जी,
बहुत बुजुर्ग, हमारे हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम बदी साहब, रामाश्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर संग्राम यादव जी, नफीस अहमद विधायक जी, हमारे नामारासी अखिलेश यादव विधायक जी, डॉक्टर एक्शन सिंह पटेल जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, कमलाकांत राजभर जी, बचई सरोज जी, नंद किशोर यादव जी, राम सागर दुलार राजभर जी, अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक आदिल शेख जी, राम जगन पूर्व विधायक जी से लेकर के मैं देख रहा हूं मंच पर हमारे साथ जो लोकसभा में आप लोगों ने जिता करके भेजे हैं, बगल की लोकसभा अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा जी, राजीव राय जी, राम बुहान निषाद जी से लेकर के बहुत सारे हमारे बलिया के नेता भी दिखाई दे रहे, अंबिका चौधरी जी और पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर के आसपास जिले के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, नेता विरोधी दल अपर हाउस विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी और इस लोकसभा से जिनको आपने जिता करके लोकसभा में भेज दिया, धर्मेंद्र यादव जी, एमएलसी हमारे गुड्डू जमाली जी, दूसरे गुड्डू राकेश यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे नेता बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और इस पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी लोग जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, किसान भाई, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पूरी पार्टी के नेताओं को कि जब कभी भी सवाल पूछते थे कि आजमगढ़ जो समाजवादियों का घर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है। आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। और ये इसलिए भी है, उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा, इसलिए खाना पूर्ति के लिए कार्यालय बना लिया है। लेकिन हम समाजवादी लोग आप सबका, आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान आजमगढ़ की जनता देती है, हमें लगता है बहुत कम जिलों में वो सम्मान मिल पाता है। और जो नेताजी हमेशा कहते रहे कि आजमगढ़ से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं, हमें कई बार देखने का मौका मिला है।
कि अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से, आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब सामने एक हमारा कार्यकर्ता साथी जो तस्वीर दिखा रहा है, एक तस्वीर उसके हाथ में है कि मान्यवर काशीराम और नेताजी एक ही सोफे पर बैठे हैं। सोचो कब की विचारधारा का विलन, दो विचारधारा एक साथ किस समय पर आई थी। और जब मैं अभी हमारे बगल में जो बैठे आदरणीय माता साहब पांडे जी से मैं पूछ रहा था कि राजनीति में कितना समय आपका गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो एक सदी का कम से कम 60% हिस्सा उनका राजनीति में गुजर गया। एक सदी का 60वां हिस्सा उनका इसी के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ गुजर गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि कब आजमगढ़ में आया था, कब राजनीति में शुरुआत की थी, तो मैं देखता हूं कि आंखों ही आंखों में एक सदी का चौथा हिस्सा अपने आप निकल गया। एक सदी का चौथा हिस्सा यहां से नेताजी को, समाजवादी पार्टी को आपने न केवल जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से भी जिताने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बना करती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अगर धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पाए, उनका दुख सबको था ही था, लेकिन जब से गुड्डू जमाली भी हम लोगों के साथ आ गए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल लिए थे। याद होगा चुनाव आपको जब शुरू हुआ, न जाने कौन क्या कह रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डू जमाली जी का साथ आया, बीजेपी के लोगों ने अपने आप हथियार डाल लिए। जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोग किसी दूसरे को नहीं चुन पा रहे हैं, शायद वो जानते नहीं हैं कि आजमगढ़ और समाजवादियों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। न केवल टोपी का, विचारधारा का, बल्कि जो एक्सप्रेसवे बना है, अगर लखनऊ से बाईं तरफ जाओ, जितना समय लगेगा आपको इटावा सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा आपके आजमगढ़ पहुंचने में। अगर आप बाएं जाते हो तो उतनी दूरी पर इटावा मिल जाता है, और दाईं तरफ अगर आप चल देते हो तो आपको आजमगढ़ मिल जाता है। और ये सड़क जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया है। अभी आए थे लखनऊ वाले जो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, बीजेपी के सदस्य नहीं थे, जो अभी आए थे कुछ दिन पहले, एक सड़क का उद्घाटन कर करके गए हैं। जो सड़क का उद्घाटन भी हुआ है वो शायद देश की सबसे कीमती सड़क बनी है। इतनी कीमत वाली सड़क कहीं नहीं बनी। जो सड़क बनी भी है, जैसे पूर्वांचल में अगर रफ्तार से चलो तो कूदते हुए आते हो, उसी तरह उस पर कूदते हुए जाओगे। और उन्हें एक्सप्रेस वे का नहीं पता है, वो 4 लेन की सड़क है, और हमारे आजमगढ़ की सड़क 6 लेन की है। 3 इधर है, 3 उधर है। ये सड़क अभी पूरी नहीं बनी है,
इसके आसपास का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके किनारे अभी हमारे किसानों के लिए मंडी बननी है, हमारे नौजवानों के लिए कारखाने, उद्योग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, जिससे कम से कम उन्हें नौकरी और रोजगार मिलना शुरू हो जाए। ये केवल अभी सड़क बनी है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं अभी बहुत कुछ बनना है। जैसा उनका दिल है वैसे ही वो चीजें बनाते हैं। अगर सड़क के किनारे जाएं तो शौचालय बताओ कितने बड़े बने हैं, और कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास चले जाएं तो जो किनारे बने हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है कि 2 बस आए, इकट्ठी जाएं, शौचालय होकर के निकल जाएं। लेकिन अगर इनके शौचालय देखें आपने कैसे हैं, अगर एक बस खड़ी हो जाए तो बताओ लंबी लाइन लगानी पड़ती कि नहीं लगानी पड़ती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका सबसे प्रिय काम रहा शौचालय बनवाना, और इसके बाद पूरे प्रदेश के गांव खोद दिए इन्होंने। जो टंकियां बनाई हैं वो भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं। जैसे ही पानी भरता है उनके अंदर, वैसे ही टंकियां फट जाती हैं। और पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूं, अप्रैल में फट गई लखीमपुर की, फिर मई में एक फटी, जून में भी फट गई, जुलाई में भी चली गई टंकी, और अभी देखना अगस्त, सितंबर आगे महीने आएंगे उसमें भी एक एक टंकी अपने आप गिरती चली जाएगी। ये है इनका विकास। और ये कहते हैं कि हम लोगों के डी कंपनी से जुड़े हुए हैं तार। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, दिल्ली से बहुत घबराते हैं लखनऊ वाले। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, न केवल दिल्ली से घबराते हैं बल्कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, डीसीएम, 2 डीसीएम हैं, उनसे भी घबराते हैं। इसलिए उन्हें डी बहुत याद आती है। इधर हमने आपने देखा और सुना कि जब जब बिहार के चुनाव आते हैं ये कहीं न कहीं आरक्षण के खिलाफ बोलने लगते हैं, संविधान के खिलाफ बोलने लगते हैं, समाजवाद के खिलाफ बोलने लगते हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने लगते हैं। और सच्चाई तो ये है कि ये सीधे सीधे जब आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, इन्हें अपने वोट का डर सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो सीधा सीधा आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए पीछे से मुड़ करके वो पीछे से कहते हैं कि समाजवाद खत्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन होने की कार्रवाई हुई थी और उनका जब पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन में ये तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किस विचारधारा से उनकी पार्टी चलेगी। एक विचारधारा तो वो विचारधारा थी जो वो चाहती थी कि अपनी पुरानी विचारधारा पे उनकी पार्टी चले, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि भारत के लोग कभी भी उस रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। इसीलिए उस अधिवेशन में इन्होंने जो फैसला लिया था वो लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता होगा वो समाजवादी रास्ता होगा, वो सेकुलर रास्ता होगा। लेकिन आज वो भूल गए, क्योंकि उनके पहले अधिवेशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव यही था कि वो समाजवादी रास्ता और सेकुलर रास्ता अपनाने का काम करेंगे। लेकिन आज
जिस विचारधारा से उनकी पार्टी बनी है, उन्हीं के लोग इंजन और डब्बों को डरा रहे हैं, क्योंकि इनके इंजन और डब्बे उसी पटरी पे चल रहे हैं, उसी विचारधारा की पटरी पे चल रहे हैं, जो विचारधारा समय समय पर इंजन और डिब्बे को हिलाती रहती है। याद रखना, ये इंजन इस बार नहीं टकरा रहे, डब्बे नहीं टकरा रहे हैं। इस बार पटरी के मालिक लोग पटरी हिलाना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बताओ कहीं अध्यक्ष चुन पाए हैं वो लोग? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए कि देश में बहस छिड़ जाए, क्योंकि इधर जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए, और इतने जागरूक हो गए कि वो जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये पीढ़ी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीढ़ी परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीढ़ी वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीढ़ी वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीढ़ी हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीढ़ी में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। जो लोग आज घबराए हुए हैं, उनकी सोचो भाषा क्या हो गई है, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बोली बदल गई। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हों, जो लोग ये कहते हों कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीढ़ी परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका।
इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर हम लोग जगाते हैं आप लोगों को और समझाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, इनका रास्ता कोई और है। वो रास्ता है जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। नंबर 1 पर पहुंचे गए हम लोग। और इतिहास ये भी बताता है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। जो लोकसभा में रिकॉर्ड बनाता है वो विधानसभा में भी रिकॉर्ड बनाता है। अभी तो हम लोग सबसे ज्यादा लोकसभा जीते हैं। ये नौजवान तो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जब से टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आई है, लोग सोशल मीडिया से लेकर के और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो नए लोग हैं वो चला लेते हैं, एआई से भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो लोग एआई के तमाम प्लेटफॉर्मों को समझते हैं, जानते हैं, अगर वो टाइप करके केवल ये देख लें कि समाजवादी पार्टी पीडीए के आंदोलन में अगर केवल 10-10 हजार वोट बढ़ा लेगी एक विधानसभा में, तो बताओ कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। जो लोग एआई चला लेते हैं, जो लोग एआई चला लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया इंटरनेट से चलता है, जिसमें बीजेपी के लोग बहुत हावी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि हमारे जागरूक लोग भी समझते हैं अगर टाइप कर करके पूछ लें तो वो अपने आप आंसर आ जाएगा कि कितनी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि इस सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी, रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और इसलिए रिकॉर्ड बनाने जा रही है, इनके सब इंजनों को टकराने की आदत हो गई है। और जो मुख्यमंत्री हैं वो ओसीएम है, आउटगोइंग सीएम है। जो मुख्यमंत्री हैं वो ओसीएम हैं, और उनके संग 2 डीसीएम भी हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बताओ इनके यहां क्या क्या हो रहा है। विधायक जनता को पीट रहे हैं, विधायक जनता को पीट रहे हैं, और जनता के कुछ लोग मिलकर के उनके एमएलसी को कमरे में बंद करके कूट रहे हैं। विधायक जमीन के चक्कर में पड़े हुए हैं, एफआईआर खेल रहे हैं। और यही नहीं है, इनकी चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा रही है। बताओ चंडीगढ़ में वोटों की लूट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
ये हमारे आजमगढ़ के लोग जागरूक लोग हैं, कुछ और समझ गए भाई। बताओ, चंडीगढ़ में लूट हो रही थी वोट की, पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? बताओ, सीसीटीवी नहीं होता तो नहीं पकड़े जाते? बताओ, सीसीटीवी की वजह से बीजेपी वाले पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं? वोटों की वजह से जो वोट पड़ रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे, पकड़े गए। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, अपनी वोटर लिस्ट ठीक कर लो। ये वोटर लिस्ट ठीक करिए अपनी। अभी हमने सुना है कि बिहार में 1 लाख वॉलंटियर तैयार किए उन्होंने, वोट बढ़वाने के लिए, वोट घटवाने के लिए 1 लाख वॉलंटियर। और जो नियम और कानून बनाए चुनाव आयोग ने, वो नियम ये बनाए कि इनके सभी जन्म पत्र और कागज चेक होंगे। सोचिए आप, चुनाव सामने है, 25 दिन में लगभग 8 करोड़ लोगों का चेक होगा। वोटर लिस्ट एक तरीके से नई बनेगी। ये तैयारी कर रहे हैं बेईमानी की, लेकिन हम जानते हैं बिहार की जनता भी इन भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और इस चुनाव में उनको बाहर करने का काम करेगी, क्योंकि वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि और प्रदेशों में भी जो चुनाव हुए हैं, जिनके साथ लड़ी बीजेपी, उनके साथ चुनाव के बाद नहीं खड़ी दिखाई दी बीजेपी। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश में देखा होगा, जिनके नाम पर चुनाव लड़े, जिन्होंने लड़ाया, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने। इसीलिए याद रखें, बीजेपी के लोग इतने होशियार हैं कि बिहार में रखेंगे तो नाम आगे, उन्हें भी आगे रखेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। लेकिन हम लोगों ने भी फैसला लिया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का पूरा समर्थन हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा समर्थन करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ में खड़े हैं तो जितना दूर लखनऊ है उतना ही दूर पटना है। बताओ, दूरी कम कर दी समाजवादियों ने कि नहीं की कम? नहीं, छपरा तो बगल में, लेकिन पटना पास है। इसलिए साथियों, विकास का रास्ता खोला हम लोगों ने, ये सड़कें बना करके, मेडिकल कॉलेज बना करके। मुझे याद है, आप लोग मंत्री थे, सरकार थी, नेताजी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया था, पीजीआई के बराबर दिया था। और इसलिए दिया था कि आजमगढ़ के लोगों का इलाज यहीं पर हो जाए, फ्री हो, सस्ता हो जाए। आजमगढ़ की जनता को बाहर न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े, क्योंकि गरीब परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो उसी समय उस पर आर्थिक संकट आ जाता है। इलाज महंगा है, दवाई महंगी है, जिसके कारण हमारे गरीबों के कई बार खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाता है, उधारी में जीवन कटता है। इसलिए हम आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस काम को नेताजी ने किया, मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर भी बनाया, हम लोगों को कितना भी बजट देना पड़ेगा तो उस मेडिकल कॉलेज को देश के और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में गिना जाएगा। न केवल इस संस्था को बड़ा बनाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से हमारे आपके आरक्षण को छीन रही है, नौकरी को छीन रही है। एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं, आउटसोर्स वाली व्यवस्था। ये आउटसोर्स में आरक्षण नहीं है, इसलिए तमाम लोग जानते होंगे, हमारे साथी जानते होंगे, जिस समय घोषणा पत्र हम लोगों का बना था, उस घोषणा पत्र में हम लोगों ने लिखा था कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेंगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है, उस समय पर ये आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे।
क्योंकि आउटसोर्स व्यवस्था हमें पक्की नौकरी नहीं देता, हमारे भविष्य को नहीं बनाता है। इसमें कई बार लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे काम करने वाले लोगों को। इसलिए आउटसोर्स की व्यवस्था को खत्म करके हम लोग पूरी सरकारी नौकरी का फेज बाय इंतजाम करेंगे, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को, पीड़ित परिवारों को आरक्षण मिले और पक्की नौकरी मिलने का भी काम हो। न केवल आउटसोर्स, बल्कि हमारे साथ बैठे हैं राजीव राय जी, जो सांसद, जो पूरे हमारी पार्टी की तरफ से जो फॉरेन डेलीगेशन गया था पहलगांव के बाद, जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद जो डेलीगेशन गया था दुनिया में, हमारे राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से सदस्य बनकर के गए थे। कई देशों में होकर के आए हैं वो। वहां के जो सबसे मुख्य लीडर्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बराबर के लोग उनसे बातचीत करके आए, भारत का पक्ष रख करके आए हैं। लेकिन एक बात हम लोग महसूस करते हैं कि हमारी सीमाएं तभी सुरक्षित होंगी जब अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पक्की नौकरी मिलेगी। क्योंकि सीमा पर सुरक्षा होना, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा लड़ाई करने का तरीका बदल गया। यहां पर जितने बैठे लोग हैं, खड़े लोग हैं, वो जानते होंगे कि लड़ाई जो हो रही है वो अलग तरह से हो रही है। उसमें बदलाव हो गया है, नई नई चीजें आ गई हैं। हमारे बीजेपी के लोग तो ड्रोन दीदी बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बनेंगी। लेकिन दुनिया में जो ताकतवर देश हैं, उन्होंने अपनी फौज को ड्रोन के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया है। ये हमें आपको ड्रोन दीदी बना रहे हैं, खेतों को नपा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी लोग आएंगे तो अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अग्नि व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होगी, जिससे हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी मिले। न केवल ये, बल्कि ये जो सड़क बनी है, अभी हमारे किसानों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हमारे गाजीपुर के किसान भाई होंगे जो सब्जियां पैदा करते हैं, बड़े पैमाने पर गोभी पैदा होती है और बहुत फसलें, सब्जियां पैदा कर लेते हैं। उन्हें बाजार पहुंचने में समय लगता है। आजमगढ़ के भी किसानों को मंडी की सुविधा वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, एक्सप्रेस वे तो बन गया है, इसके अगले चरण का विकास हम लोग आने वाले समय में जब सरकार बनेगी 2027 में, सबसे प्राथमिकता पे हमारा किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की प्राथमिकता से विकास करने का काम करेंगे। ये तो आय दोगुनी कर रहे थे, ये किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। हमारे किसान भाई जानते होंगे, इन्हें नकली बोरी मिल गई, खाद नकली मिल गई। कुछ जिलों में तो नकली खाद में प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। बोरी की चोरी तो पहले ही चल रही थी। लेकिन बताओ, महंगाई बढ़ते बढ़ते हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बर्बाद हो गए। जहां खेत और खेती करने के हमारे लगातार जमीन कम होती चली जा रही है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे गरीब और किसानों के सामने संकट आ रहा है। इन्होंने जो अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है, जो आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनाया है, ये रास्ता वो है जो हमें खुशहाली की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। ये चीन पर निर्भर हो गए हैं। ये जितना सामान है सब चीन से आ रहा है। लोग जो कहते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा विदेशी बना दिया। जो लोग कहते थे स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं ने हमें और आपको विदेशी सामान खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। विदेशी सामान आ रहा है बाजार में, और अब तो ये भी हो रहा है कि गांव-गांव में लोग बैठे हैं, मोबाइल से ही ऑर्डर कर देते हैं कौन सा सामान चाहिए। कभी कभी 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उन्हें सामान मिल जाता है।
बताओ ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? और उसका परिणाम ये है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो दिख रहे होंगे, लेकिन हमारे ऊपर, आपके ऊपर कर्ज दोगुना हो गया है देश का। अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर हम देखें तो बताओ कर्ज दुगना हो गया, आय बढ़ी नहीं, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, लेकिन कर्ज बढ़ा दिया इस सरकार ने। और जब कर्ज बढ़ता है तो याद रखना, हमारी आर्थिक नीतियों को भी वही देश अपने हिसाब से बनवाते हैं जो देश हमें कर्ज दिया करते हैं। इसीलिए हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से कमजोर होता जा रहा है। आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई और जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जो विकास का रास्ता समाजवादियों ने अपनाया, यही खुशहाली का रास्ता है, यही विकास का रास्ता है, यही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए रास्ता खोलता है, यही पीडीए की एकता को और मजबूत करेगा। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि जो समाजवादी आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, लोहिया जी ने दिया, नेताजी ने दिया, और हम सब लोग उस आंदोलन के साथ चल रहे हैं। मंच वाले तो चल ही रहे हैं, आप सब लोग चल रहे हो। हमें पूरा भरोसा है कि 27 में भी इसी तरह का परिणाम आजमगढ़ से आएगा कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। वोट बढ़ा दोगे कि नहीं? इसलिए जहां जिम्मेदारी हम सबकी है मंच वालों की, वहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि अभी तो विकास थोड़ा बहुत हुआ है, उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इन्होंने केवल 10 साल बर्बाद नहीं किए हैं, इन्होंने हमारे प्रदेश को पीछे कर दिया है, ज्यादा पीछे कर दिया है। आंकड़ों से भी बता रहे हैं, आंकड़े छिपा के बता रहे हैं। कानून व्यवस्था में तो आप सोच लीजिए, महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर मुसलमान भाई, माइनॉरिटी कहीं है, आदिवासी भाई कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के लोग जानते होंगे कि कई साथी मजबूरी में यहां से नौकरी करने भारत छोड़ के दूसरों की फौज में शामिल हो गए थे जाकर के। कई नौजवान वहां पर भर्ती हो गए जाकर के, आजमगढ़ के भी भर्ती हो गए जाके। हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो इस बात को गर्व महसूस कर रही है कि हम विदेश में नौकरी दिलवा रहे हैं, विदेश में नौकरी दिलवा रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा और जो इस तरह का इंतजाम करना चाहिए हमारे तमाम नौजवानों का, वो सरकार यहां पर नहीं कर पा रही है। केवल झूठे आंकड़े दिखा करके हमें और आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जातिवादी व्यवस्था है, हम लोगों ने कई बार कहा कि जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, कम से कम वो अपने आंकड़े देख लें, जिलों के आंकड़े देख लें, पूरे प्रदेश के आंकड़े मिला लें। और सच्चाई तो ये है कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में हो रहा है। चाहे वो तहसील हो और चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो डायल 100 था, कई मंचों से हम लोगों ने कहा कि जब से डायल 100 का नंबर बदला है, बढ़ गया है, तब से हमारे इन लोगों का भी हिसाब किताब बढ़ गया है। और सुनने में आ रहा है, हमें देवरिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, गाजीपुर के लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ थानों का तो इंतजाम ही ना जाने कैसा है, कुछ थानों का तो इंतजाम ही जाने कैसा है। और जो शराब पीने वाले हैं, दुकानों का जो बनने का सिलसिला है,
बताओ बॉर्डर पे दुकानें कितनी बन गई हैं, स्कूल कम हो गए, दुकानें ज्यादा खुल गई हैं। सोचिए, स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और ये प्राइमरी स्कूल उनको चिन्हित किए इन्होंने। ये जो प्राइमरी स्कूल 5000 हैं, अभी 5000, फिर 5000 बंद करेंगे। ये धीरे धीरे गरीबों से शिक्षा छीनना चाहते हैं, धीरे धीरे हमारी बेटियों को पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं। बताओ, अगर स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है तो कितने हमारे गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेज पाएंगे? और तब जब बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं और बेटियां हैं, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनके सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी के ऊपर हो रही हैं तो हमारी बेटियों के ऊपर हो रही, माता बहनों के ऊपर हो रही हैं। तो सोचिए, स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? और ये 5000 जो चिन्हित किए इन्होंने, ये वो स्कूल चिन्हित किए हैं जिन बूथों पर जब चुनाव होता है, इन स्कूलों में जो बूथ बनते हैं, उन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये 5000 वो गांव, स्कूल चिन्हित किए हैं जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। केवल 5000 स्कूल नहीं हटा रहे हैं, बल्कि बूथ 1500 से 1200 कर रहे हैं। जो 300 वोट हटेंगे तो सोचो, ये अपनी मनमर्जी से लगा देंगे, किसी को इस बूथ पर, किसी को उस बूथ पर। ये सोची समझी रणनीति है और साजिश है। और इसलिए साजिश है क्योंकि अभी अभी पीडीए के वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी अभी हारी है। और जो पीडीए के लोग उधर जुड़े भी हैं, वो पीडीए से घबरा करके रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे बीजेपी को छोड़ के जाएं। कई दल हैं जो चुनाव से पहले तैयारी करेंगे कि ये बीजेपी को छोड़ो, पीडीए के संग लगो। हम उस पे भी सावधान हैं, हम उन्हीं को लेंगे जिनकी जरूरत होगी, जिनकी जरूरत नहीं होगी उन्हें हम लोग नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, पीडीए की रणनीति हम लोगों की कामयाब दिखाई दे रही है। इसलिए एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं कि जहां पर आजमगढ़ में कई बार लोग कई तरह के सवाल करते थे, अब आजमगढ़ में हम लोगों का पीडीए भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने टेम्परेरी बनाया था, जल्दी में बनाया था, लेकिन आज 5 ईंटें रख दी हैं और 5 ईंट रखने के बाद हम लोगों का हॉल का भी काम हो जाएगा। हमें लगता है कि हॉल बड़ा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये जिला बड़ा है, 2 लोकसभा और 10 एमपी हैं। न केवल आपने धर्मेंद्र यादव जी को जिताया था, बल्कि दरोगा सरोज जी को भी आपने जिता दिया, लालजी वर्मा जी को जिता दिया, बगल में राजीव राय जी को जिता दिया। जौनपुर में आपने बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिता दिया। और सोचिए, जो राम बुहाल जी बैठे हैं, ये पीडीए की हवा ऐसी चली, देवरिया से सुल्तानपुर लड़ने चले गए। सुल्तानपुर के लोगों ने कुछ नहीं देखा, बस अपनी पार्टी का नेता देखा, साइकिल चुनाव चिन्ह देखा और पीडीए के आंदोलन में शामिल हो गए। वो ऐतिहासिक चुनाव था 24 का। और जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो घबराहट दिखाई दे रही है मुझे बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी की तरफ घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी।
इसलिए विकास का रास्ता चुनिए, खुशहाली का रास्ता चुनिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत से काम तो हमने बताए नहीं हैं। ये सरकार तो महंगाई बढ़ाने वाली है, कोई बिजली नहीं बनाई इन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पाते हैं। और जिनको बनाया, ये साजिश कर रहे हैं बिजली को बेचने की, बिजली बेचने जा रहे हैं। अभी बताओ कितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है आपको, बहुत महंगी खरीदनी पड़ रही बिजली आपको। और इस महंगी बिजली की वजह से कारखाने, उद्योग भी नहीं चल पा रहे हैं, संस्थाएं नहीं चल पा रही हैं। और घर मकान में कोई बचा नहीं जिसको नोटिस ना आ जाता हो, झूठे मुकदमे न लग गए हों। वहीं याद कीजिए, समाजवादियों ने कहा था कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री का वादा किया था, बल्कि अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए भी हम लोगों ने कहा था कि कभी समाजवादी पेंशन शुरू की थी, इन माताओं बहनों को भी हम लोग 3000 रुपया महीना देकर के इनका सम्मान करने का काम करेंगे। अभी तो लैपटॉप हमारे खराब भी नहीं हुए होंगे, सोचो आप। और जमाना बदल गया है, और इनके दिए हुए जो टेबलेट हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे देने चाहिए थे। टैबलेट अच्छे नहीं दिए इन्होंने। हम अपने पढ़ने वाले बच्चों को कह के जा रहे हैं कि जहां नई तरह की चीजें आ गई हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई भी हो रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाई इतनी शुरू हो जाएगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि YouTube पे ही सब गाने सुन लिए जाएंगे। आजकल तो YouTube चला करके गाना सुन रहे हैं, कुछ लोग रील्स बना के कमा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बचा जो चलाना न जानता हो नई पीढ़ी का, और उसको समझता ना हो। इसलिए अगर हम लोगों को उस समय पर जब सरकार बनेगी और घोषणा पत्र बनेगा, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अगर हम लोगों को बहुत अच्छी कोई सोच के साथ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ साथ, अगर दुनिया में जो सबसे अच्छे पैड आते हैं, आईपैड, उसके बराबर अगर हमें नौजवानों को देना पड़ा, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, सोशल मीडिया को देखने के लिए और अपने भविष्य को बनाने के लिए हमें अगर आईपैड के बराबर, दुनिया की सबसे अच्छी चीजों के बराबर अगर हमें देना पड़ा, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकार बनने पर हम लोग दे करके उनके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। और जहां तक पढ़ाई है, उस पढ़ाई को भी कम से कम ऐसा बनाया जाए, ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए कि नौजवान अगर अपनी नौकरी और रोजगार की तलाश में कुछ पढ़ करके, डिग्री हासिल कर करके कुछ करना चाहेगा, तो वो भी करने का काम हम लोग समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि इधर देखने को मिला है कि डिग्री कॉलेजों में एडमिशन कम हो गए हैं, 12वां पास वाले स्कूलों में भी जो आर्ट साइड की पढ़ाई कम हो गई है। इधर सरकार ने नौकरी नहीं दी शिक्षकों को और पढ़ाई भी छीन ली बच्चों की। ये दो तरफा हमला कर रहे हैं, उससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम इस आजमगढ़ के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर हमें दिशा देने का काम किया है, चाहे हमारे अल्लामा शिबली नोमानी जी हों, राहुल संक्रांत हों, कैफी आजमी साहब हों, कभी हमारे हरिऔध हों, महर्षि दुर्वासा की, चाहे हमें एक नई व्यवस्था के तहत एक हम लोगों को रास्ता समय समय दिखाने का काम किया हो, ऐसे तमाम महापुरुष यहां से निकले हैं जो पूरे देश और दुनिया में आजमगढ़ का नाम बढ़ाने का काम किया है। और कई बार तो नाम के बाद ही पता लग जाता है कि आजमगढ़ के हैं। अगर कहीं आजमी लिखा हो तो वहीं पता लग जाता है कि ये तो आजमगढ़ के लोग हैं। इसलिए आजमगढ़ का इतिहास और आजमगढ़ की संस्कृति को
और आजमगढ़ की राजनीतिक सोच को शायद वो दिल्ली के डर वाले डी कंपनी वाले समझ नहीं पा रहे हैं। जिन्हें दिल्ली से डर लगता हो, जिन्हें अपने 2 डीसीएम से डर लगता हो, वही लोग हैं जो डी कंपनी के साथ मिलकर के अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग वो हैं जो सबको साथ लेकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम बधाई देते हैं अपने समाजवादी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर के सफल बनाने का काम किया। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। मेरी एक ही अपील है आप लोगों से कि जिस तरीके से बिहार में ये बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलकर के एक रणनीति बना रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए, वोटों को कैसे शिफ्ट किया जाए, हमें पूरा भरोसा है अपने आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कि अपनी वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखना। वोटर लिस्ट अगर आपकी ठीक होगी तभी जाकर के आप वोट डाल पाओगे, तभी आप पीडीए सरकार बना पाओगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 2027 में आपके उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बनकर के पीडीए के लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से संविधान ने हमारे पीडीए के लोगों की रक्षा करने का काम किया है, हम पीडीए के लोग आने वाले समय में संविधान की उस जिम्मेदारी के साथ रक्षा करने का काम करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान देने का काम किया। आउटसोर्स खत्म होगी समाजवादी सरकार बनने पर। और अभी हम लोग दोनों सदनों में, खासकर मेडिकल के डिपार्टमेंट में, हम लोग कहेंगे कि आउटसोर्स वाला इंतजाम खत्म हो, क्योंकि आउटसोर्स से वो लगाव और जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं संभव है। इसलिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इनका कागज लेना। कागज कहाँ है? कागज ले लिए? कागज विधायक जी नमस्कार। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का।